Welcome friends. Today in this video I am going to discuss the ideal circuit elements, and then we will go for dependent and independent sources. This is the part of the chapter first chapter, that is DC circuit, which is the part of the basic electrical engineering BEE means, and this is also the lecture number 2. Lecture number 1 I already uploaded in the playlist of the basic electrical engineering on this one stop for all channel. Let us start with our first topic, that is the ideal circuit element. Let us start. Now, our what is the first topic? Our first topic is ideal, means for this part, for this lecture number 2, the first topic is ideal circuit elements. Ideal circuit elements. Okay, ideal circuit elements. Let us start. Actually, the general representation of a circuit element क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं सर्किट एलिमेंट का, वो कैसा होता है? वो इस तरह से होता है. इट इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट एलिमेंट. ठीक है, लाइक दिस वन, एंड द वी विल मार्क this is like this one. Okay, we will mark the current in this section is I, and let this terminal be plus and this terminal be minus, and the voltage across this element is V, and this is our element. What is this? This is element. Okay, this is the general representation of a circuit element. ठीक है. Now what we are going to discuss ideal. जो भी हमारा सर्किट का जो एलिमेंट होगा वो आइडियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. द सर्किट एलिमेंट इज आइडियल. सर्किट एलिमेंट इज आइडियल. आइडियल कब होगा? आइडियल व्हेन द सर्किट एलिमेंट इज आइडियल व्हेन इट्स वोल्टेज एंड करंट, व्हेन इट्स वोल्टेज means voltage across the element, voltage and the current through the element, and the current are related by your number first point, related by constant of proportionality हो. क्या हो? constant of proportionality, or number B of differential or integral relationship. तो हम लोग को ये है क्या, आइडियल सर्किट एलिमेंट मीन्स कोई भी एलिमेंट आइडियल कब होगा? जब वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू द एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिलेटेड कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से हो, या फिर डिफरेंशियल और द इंटीग्रल रिलेशनशिप से हो, तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा. ठीक है. These relationship can be shown to be linear, which means that the ideal circuit element has a linear behavior. मीन्स ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये दोनों क्या करता है? शो करता है, लीनियरिटी भी शो करता है. ठीक है, लीनियरिटी भी शो करता है. इसलिए जब भी आइडियल एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और डिफरेंशियल और इंटीग्रल रिलेशनशिप होता है वोल्टेज एंड करंट में, तो वो क्या होगा? लीनियर भी होगा. मीन्स जो आइडियल सर्किट एलिमेंट होगा, आइडियल सर्किट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? हैज लीनियर बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? V इक्वल टू R इंटू आई. तो ये R जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं.
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा आपको, लीनियर भी होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से रिलेशन है, मतलब क्या होगा, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ही शो करता है। ठीक है, और ये भी और आई में क्या हो गया, रिलेटेड कैसे है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो इट इज़ अ लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड आइडियल सर्किट एलिमेंट्स। समझ गए ये आइडियल सर्किट एलिमेंट क्या होता है। नाउ हम लोग बेसिकली आइडियल सर्किट एलिमेंट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर। ये 3 आइडियल सर्किट एलिमेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज रेजिस्टेंस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर, देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कहाँ से यूज करते हैं हम लोग, आपको क्लास 12 में भी आप पढ़े होंगे। ये कंसेप्ट जो है ना, ये रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द ड्रिफ्ट, वहाँ से ही आता है रेजिस्टेंस कंसेप्ट। क्या है, व्हेन अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर, कुछ इस टाइप से कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, अगर वोल्टेज आपने क्या किया, अप्लाई किया है, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर से, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक मतलब क्या है, मेटल, मेटल एग्जांपल कॉपर, ठीक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इस टाइप से है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड एक्सलेट द कंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वाले ये क्या है, मेटल है, मेटल या कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, रैंडम, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक्सलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए एक्सलेट करेगा, तो ये क्या होगा, कोलाइड करेगा। मान लीजिए ये इस तरह से रैंडमली होगा, इस इधर से कोलाइड करेगा, कभी इससे कोलाइड करेगा, कभी इससे कोलाइड करेगा, इस तरह से ही सबका कोलिजन होता है। ठीक है, विद द मेटल आयन, मेटल आयन के साथ, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये क्या है, मेटल है, तो मेटल क्या होगा, मेटल के पास आयन भी होगा। ठीक है, मेटल के पास क्या होगा, आयन, आयन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ये हो गया मेटल, ठीक है, मेटल है, मेटल है, मेटल मेटल मेटल, कौन सा मेटल, जो भी मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर लिया तो कॉपर, ये क्या होगा, कॉपर हो जाएगा, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, तो ये क्या होगा, ये कोलाइड होगा, इससे एटम से कोलाइड करेगा। ठीक है, एंड द लूज पार्ट ऑफ देयर एनर्जी एज हीट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कोलाइड करेगा मेटल आयन से, तो वो क्या करेगा, मीन्स कंटिन्यूअस कोलिजन का प्रोसेस होने लगता है जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो जिसके कारण से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। मीन्स कोलिजन, जो कोलिजन होता है ये आयन से, तो वो उसके कारण क्या होगा बताइए, उसके कारण से, कोलिजन कारण से हीट जनरेट हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मीन्स पार्ट ऑफ द एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास, वो क्या करता है, उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ठीक है, रिपीटेड एक्सलेशन एंड कोलिजन काउजेज 2 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन मोशन का क्या है, दो कंपोनेंट हो जाता है, एक तो ड्रिफ्ट हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन मोशन क्या हो गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 टाइप का हो जाएगा, एक तो ड्रिफ्ट हो गया, एक ड्रिफ्ट हो गया जिसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द एक रैंडम मोशन होता है। मीन्स जब आप अप्लाई नहीं करते हो तो वोल्टेज, तो एक क्या रहता है, रैंडम मोशन, रैंडमली वो लोग फ्रीली मूव करता है, इस टाइप से, कभी इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, रैंडमली मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, इट इज़ द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ये ड्रिफ्ट के कारण ही क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, ये करंट जो है ना क्रिएट होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, और ये बात तो आपको पता है
यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो होता है तो करंट क्या होगा, अपोजिट में फ्लो होता है, ये तो कन्वेंशन है, मार्क है। अगर यदि प्लस है, प्लस मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट भी सेम डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, देयर फॉर द रेजिस्टेंस, और उस जो हीट जो डिसिपेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। देयर फॉर व्हाट वी कैन से द रेजिस्टेंस इज अ डिसिपेटिव एलिमेंट्स। क्या है ये, डिसिपेटिव एलिमेंट है, which converts इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें ये कन्वर्ट करता है हीट में, when the current flows through it in any direction. So this is the statement about the resistance. resistance क्या है, एक डिसिपेटिव एलिमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, हीट में, एंड देन करंट फ्लोज थ्रू इट इन व्हेन, जब भी मीन्स क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, एक आइडियल एलिमेंट है जिसके थ्रू करंट अगर पास करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। इट इज़ सिंपल, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ रेजिस्टेंस, इट इज़ सिंपली लाइक दिस वन, जिगजैग, ओके, लाइक वी कैन से इलेक्ट्रॉन मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है इसी टाइप का होता है, जिगजैग मोशन, ठीक है। और इसका आर से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। मान लीजिए इसमें करंट हो गया आई और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इस एलिमेंट का भी। सो एलिमेंट का जैसे मैंने बताया था ऊपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, एंड दैट वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V इक्वल टू आर जो रेजिस्टेंस है इनटू आई। ये तो ओम्स लॉ से पता है हम लोग को, ठीक है। अब पावर जो डिसिपेट होगा इस रेजिस्टेंस में वो क्या होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर, और यदि आई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे V बाय आर तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर एंड सो ऑन। सो पावर का यूनिट क्या है, वाट, पावर का यूनिट क्या है, वाट, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, ठीक है, यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या है, ओम, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है ओम का सिंबल, ठीक है। ये क्या हो गया आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया ना। रेजिस्टेंस अगर कोई आप कुछ भी अगर डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वन स्टॉप फॉर ऑल इस मीन्स इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस का अगर बात चल रहा है तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट क्या स्टेटमेंट है, स्टेट दैट द voltage across the two terminals of a conducting material is proportional to the current flowing through it, current flowing through
इट, समझे, करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस such as temperature remain कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशन में आपने क्या लिया, कांस्टेंट, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मस्ट बी कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, डिपेंडेंट है। स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब भी चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करना। तो ओम्स लॉ क्या सिंपली बोला, स्टेट द वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। मान लीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा of a two terminal conducting material is proportional to the current passing through it, समझ गए। तो ये क्या हो गया, V is directly proportional to I, और what we can write V equal to R into I। R क्या है, constant of proportionality और resistance दोनों है। R क्या है, constant of proportionality और resistance, और इसको हम लोग I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V by R, और 1/r को हम लोग क्या लिखते हैं, जी क्या होता है, कंडक्टेंस। जी क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। जी क्या हो गया, कंडक्टेंस मीन्स इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, मोह, और इसको उल्टा सिंबल में भी यूज करते हैं या फिर ओम इन्वर्स भी करते हैं। ठीक है, ये सिंपल है मोह का, समझ गया ना, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, समझ में आया। नाउ द चार्ज जो फ्लो होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, वो क्या होता है, उसका एनर्जी जो है ना लॉस होता है। ठीक है, जब भी पास करता है रेजिस्टेंस से, विच अपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट, मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन पास होता है रेजिस्टेंस से तो क्या होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, जो हीट के फॉर्म में हम लोग को अपियर होता है। ठीक है, दैट इज अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और भी है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या, अब प्रैक्टिकल एलिमेंट, ये तो रेजिस्टेंस हुआ। अब रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल एलिमेंट, और रजिस्टर जो होता है वो क्या है, प्रैक्टिकल एलिमेंट। मीन्स अ प्रैक्टिकल element that possesses the property of resistance, जिसके पास क्या होता है, प्रॉपर्टी किसका है, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। मीन्स रजिस्टर क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल एलिमेंट हो गया जो जिसका प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रजिस्टर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल एलिमेंट है। रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत आदमी को देखते हैं, बहुत आदमी को पता ही नहीं रहता है व्हाट इज रेजिस्टेंस और रजिस्टर। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर एंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द आइडियल एलिमेंट, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर प्रैक्टिकल एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल। नाउ पावर इक्वल टू हमने क्या बताया था, I स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर और G इंटू वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/r इक्वल टू क्या होता है, जी मीन्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या बताया गया है, कंडक्टेंस का यूनिट हो गया मोह, सीमेंस भी बोलते हैं, SIEMENS, सीमेंस। ठीक है, कंडक्टेंस हुआ सीमेंस। ठीक है, और पावर का यूनिट क्या है, वाट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ का एप्लीकेशन आपको लोग को बताइए क्या होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एप्लीकेशंस
ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है। नंबर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट क्या है बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन वी आई एंड आर, ये देता है। ओम्स लॉ क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन, ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये देता है। सो व्हाट वी कैन डू, सो वी कैन कैलकुलेट या फाइंड आउट द, सो वी कैन कैलकुलेट, मान लीजिए आपको भी दिया है, आई दिया है, तो आप आर निकाल सकते हो। यदि आपको आई दिया है, आर दिया है, तो आप भी निकाल सकते हो। और बहुत सारा पैरामीटर जो है ना हम लोग ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली क्या देता है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड द रेजिस्टेंस, और इसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ द सर्क्यूट भी, समझे। सो वी कैन कैलकुलेट एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सर्क्यूट। नंबर टू क्या है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपके घर में आपको पता है कि इतना वोल्टेज जा रहा है घर में, इतना करंट जा रहा है, तो आपको इससे क्या निकाल सकते हो, आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए क्या, अगर मान लीजिए हीट भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, आर ऑफ टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी। ये सिंपल डेफिनेशन नहीं, मीन्स रिलेशनशिप है। मीन्स रेजिस्टेंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट अ इनिशियल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट है, एंड डेल टी चेंज इन द टेम्परेचर है। तो ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ क्लास 12 के फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक वाला जो करंट चैप्टर है उसमें आप देख सकते हो, टॉपिक लिखा होगा, आप वहाँ रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और था यहाँ पर ओम्स लॉ में, जो हमने लिखा है भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसका ये ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये करंट है, तो भी इक्वल टू आर आई। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, y बाय एक्स होता है, तो y क्या है, v डिवाइडेड बाय एक्स आई। सो स्लोप इज r, मीन्स रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव स्लोप, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सर्क्यूट एनालिसिस। सर्क्यूट एनालिसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं, एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट है, आर एल सी कोई भी सर्क्यूट है, उसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है कि वोल्टेज करंट में रिलेशनशिप क्या है। तो वो उसको एनालिसिस, उस सर्क्यूट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ का मीन्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मीन्स बार बार यूज करते रहते हैं। सो सर्किट एनालिसिस में यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ये एक फंडामेंटल टूल है फॉर सर्किट एनालिसिस। वी कैन फाइंड आउट द करंट रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए, रेजिस्टेंस कितना है नहीं है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इनेबल अस टू डिजाइन एंड एनालाइज द वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एंड द कम्युनिकेशन सर्क्यूट। सो ये हम लोग को हेल्प करता है, किसमें, डिजाइन में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना, मान लीजिए कोई भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगाना है ताकि करंट हम लोग का फिक्स रहे, मीन्स इन लिमिट में रहे, तो ये सब का काम जो है ना, ये सब जो है ना ओम्स लॉ से, सिंपल लॉ है, इसका यूज करके हम लोग ईजिली फाइंड आउट या फिर जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट सिलेक्शन मीन्स कितना ओम का रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंपोनेंट सिलेक्शन करना है, कंपोनेंट सिलेक्शन में भी हेल्प करता है कि कौन सा कितना वैल्यू का हम लोग को कंपोनेंट सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू मीन्स कितना वैल्यू का चाहिए, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, बेसिक फॉर फर्दर इलेक्ट्रिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। ये क्या है, बेसिस है, बेसिक है, किसके लिए बेसिक है, फॉर फर्दर इलेक्ट्रिकल लॉज एंड
principle such as like KCL, KBL मीन्स, क्योंकि ये तो सिंपल रिलेशन है वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज एंड करंट में जो रिलेशन है ये वाला, तो ये क्या है, ये जो है ये बहुत जगह यूज होता है। मीन्स कोई भी लॉ होगा जैसे KCL KVL उसमें भी यूज होता है, तो इसलिए उसका ओम्स लॉ का एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। मीन्स कहीं भी इसको, कहीं भी क्या मीन्स जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सर्क्यूट मीन्स इलेक्ट्रिकल अगर आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, तो आपको बार बार ये ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हम लोग का, नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड, फैरेड्स। और इसको जनरली हम लोग माइक्रो फैरेड के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, 10⁻⁶ फैरेड के वैल्यू में लिखते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज़ अ टू टर्मिनल एलिमेंट्स। ये क्या है, टू टर्मिनल element that has the capacity capability of energy storage, लेकिन इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। सो कैपेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। सो कैपेसिटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बोला जाए, क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कौन सा फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर जो होगा, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या करता है, इंडक्टर आल्सो स्टोर द एनर्जी बट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, क्योंकि दो प्लेट क्या है, पैरेलल। और भी होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, सेल कैपेसिटर होता है, वो सब हम लोग डिटेल में ये क्लास 12 के फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कैपेसिटर, टू टर्मिनल कैपेसिटेंस है। और ये मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है, और ये मान लीजिए प्लस माइनस, ये क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या है, देयर जब वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिल्कुल होगा वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या होगा, भी voltage drop in a direction of current with the terminal where the current flows in acquire the positive polarity and where the terminal at which current flows leaves the element negative terminal। ठीक है, सो कैपेसिटेंस में जहाँ भी करंट जाता है, तो उसका जो फर्स्ट जहाँ पर इन करता है वो प्लस ले लेंगे, जैसे यहाँ पर इन कर रहा है करंट तो प्लस, और जहाँ से लिविंग कर रहा है उसको माइनस ले लेंगे। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, नाउ VI रिलेशनशिप क्या होता है, VI रिलेशनशिप, एक बात और याद रखिएगा, जो कैपेसिटेंस होता है आइडियल कैपेसिटेंस, उसमें आपका पावर डिसिपेट नहीं होता, पावर डिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है, रिएक्टिव एलिमेंट कैसे है, ये सब डिस्कस। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन पावर डिसिपेशन ना ही आइडियल कैपेसिटर में होता है, ना ही आइडियल इंडक्टर में होता है, सिर्फ रेजिस्टर में होता है। ठीक है, पावर डिसिपेशन। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर में भी होगा, कैपेसिटेंस में भी होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होगा, वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हो धीरे धीरे वो रिड्यूस होता जाएगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो VI रिलेशनशिप अभी देखेंगे, VI रिलेशनशिप फॉर द कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस में जो करंट आई जाएगा वो क्या होगा, I = C × dV/dt होता है। ठीक है, I है करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, C
फैरेड होगा, V वोल्टेज है तो वोल्ट में होगा, T टाइम है तो सेकेंड में होगा, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज V कैपेसिटेंस मीन्स वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से T I जो करंट फ्लो हो रहा है इंटू DT प्लस VC ऑफ 0। ये इक्वेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इट इज़ द वोल्टेज एंड द करंट रिलेशनशिप फॉर द कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पर ये जो VC0 है, VC0 ये हो गया आपको इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? इनिशियल कंडीशन का मतलब हो गया जब आप सर्किट को एनालाइज करते हैं या कैपेसिटर को एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने से पहले भी उस कैपेसिटर में कुछ स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज, कुछ वोल्टेज कैपेसिटर में है। जब उस टाइप का अगर कंडीशन है तो वो इनिशियल कंडीशन होगा। और जब भी इनिशियल कंडीशन हो गया तो आप देखिए ये इनिशियल कंडीशन आ गया, जिसके कारण से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसको लीनियर अगर बनाना है इक्वेशन को तो आपको इनिशियल कंडीशन क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल कंडीशन आप जीरो कर दिए, कैपेसिटर के मान लीजिए अक्रॉस पहले से कुछ भी स्टोर नहीं है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, देन योर कैपेसिटेंस विल बी आइडियल एंड दैट कैपेसिटेंस विल आल्सो बी लीनियर। सो वोल्टेज विल बी 1/C इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T I into dt। दिस इज सिंपल फॉर द लीनियरिटी। अब मैंने बता ही दिया पहले, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए और इंटीग्रल या फिर डिफरेंशियल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। सो तो वोल्टेज तो पता चल गया। एंड आपको क्या पता है क्या? जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है मीन्स दो प्लेट जो होता है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए D, कैपेसिटेंस C हो गया और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही लिखते हैं कैपेसिटेंस। C इक्वल टू इप्सिलॉन A बाई D, इस तरह से ही लिखते हैं ना कैपेसिटेंस। और Q इक्वल टू C भी एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल टू C इंटू V भी होता है, ठीक है। सो और Q इक्वल टू C भी होता है और Q इक्वल टू IT भी होता है, I इंटीग्रेशन ऑफ I dt भी लिखते हैं। दैट इज़ ये वाला जो है ये क्या है? आपको Q ही होगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट 1/C, क्योंकि 0 से T I dt है तो वो क्या हो जाएगा आपको? Q, ठीक है। Q इक्वल टू 0 से T इंटीग्रेशन ऑफ I dt। सो Q/C। अगर जिसको भी ये वीडियो स्लो लग रहा है तो वो आप YouTube में फीचर है कि आप उसको स्पीड कर सकते हैं 1.25 या फिर प्लस 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं। और जिसको ये स्लो लग रहा है मीन्स ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वो स्लो भी कर सकते हैं वीडियो को। इसलिए कंफर्टेबल रहिए और देखिए वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा? 0 से T I dt हो गया। सो V इक्वल टू Q/C और वी कैन राइट Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखिए, अब जो एक चीज़ और है, कैपेसिटेंस का एक और प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी? क्या है? एनर्जी स्टोर करता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस का, दैट द वोल्टेज और चार्ज, वोल्टेज और जो चार्ज होता है, चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर करता है या फिर वोल्टेज अक्रॉस आ कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटेंस की बात करना। कैपेसिटर तो हो गया प्रैक्टिकल, जैसे रजिस्टर होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली एज इट
would require as it would require infinite current। इन्फिनाइट करंट ये कैसे होता है इन्फिनाइट करंट? देखिए वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब क्या हो गया? टाइम जीरो होना चाहिए। जीरो समय में क्या होना चाहिए? उसका वोल्टेज जो है चेंज नहीं होता है। मीन्स इंस्टेंट जो है ना वोल्टेज चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए आई इक्वल टू क्या हो गया? सी डी वी बाई डी टी है ना। अगर मान लीजिए टी टेंस टू जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? आई टेंस टू इन्फिनिटी। सो एट अ इंस्टेंट जो डी वी बाई डी टी डी वी जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या हो जाता है? अगर चेंज करना है तो इन्फिनाइट करंट हो जाएगा। इसलिए कैपेसिटेंस जो है ना जल्दी से वोल्टेज चेंज इंस्टेंटली नहीं होता। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है जो पढ़ेंगे, इंडक्टर में करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, क्योंकि करंट चेंज होगा इंस्टेंटली तो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हैवी मीन्स इन्फिनिटी बोला जा सकता है। ठीक है, इंस्टेंटली। समझ गए ये बात? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैपेसिटेंस के लिए कि कैपेसिटेंस अगर टाइम टेंस टू जीरो होगा मीन्स इनिशियल टाइम जो बोलते हैं, जब भी आप मीन्स स्टार्टिंग बोला जाए, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली बोला जाए एक तरह से, इनिशियली तो कैपेसिटेंस का बिहेवियर कैसा आ जाता है? ये बिहेवियर जो है कैपेसिटेंस बिहेवियर विल बी शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटेंस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्टेड या फिर शॉर्ट सर्किट। सो ए टी इक्वल टू जीरो मीन्स जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अगर टाइम टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टडी स्टेट बोलते हैं। स्टडी स्टेट मीन्स बहुत सर्किट में कनेक्ट कर दिए कैपेसिटेंस को, अब उसको छोड़ दिए कनेक्टेड है बहुत देर तक, तो वो कैसा बिहेव करता है? वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। सो कैपेसिटेंस बिहेव एज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एट स्टडी स्टेट। समझ गया ना ये कैपेसिटेंस के बारे में? ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में हुआ, समझ में आ रहा है ना कैपेसिटेंस के बारे में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अप्रैक्टिकल एलिमेंट possessing the property of capacitance is known as a capacitor। सो कैपेसिटर क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस मीन्स ऐसा एलिमेंट जो जिसके पास प्रॉपर्टी है, किसका जैसा प्रॉपर्टी? कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी, वो क्या हो गया? कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी क्या है? एनर्जी स्टोरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में बात करना है। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में इट इज़ constructed of two parallel plates in various form में दो प्लेट अगर लगा हुए पैरेलल प्लेट तो उसको वेरियस फॉर्म हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है सिंपली लाइनर हो, इस टाइप से। ठीक है, वेरियस फॉर्म टू पैरेलल प्लेट in various forms with an intervening dielectrics।
डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये भी डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये भी एक मटेरियल जो जिसको यूज करते हैं किसमें, कैपेसिटेंस के, जो इंटरवेनिंग जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक में भी एयर और पेपर और बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स में, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरवेनिंग डाइलेक्ट्रिक, तो ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, समझ में आया ना। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटेंस जो है, आइडियल कैपेसिटेंस जो है, आइडियल कैपेसिटेंस जो है वो लीनियर है कि नहीं है, लीनियरिटी हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग को क्या पता है कि लीनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर द लीनियरिटी देयर इज अ टू प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी शुड बी satisfied, दोनों satisfy होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। दिस टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी already discussed in the lecture number 1 of the basic electrical engineering. Okay, so you can, if you have doubt about the principle of superposition and homogeneity, then you can refer back. Okay, so principle of superposition and homogeneity, तो इसको यदि सेटिस्फाई कौन करता है उसका पता कैसे लगाएंगे, वो सिंपल है। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2, अगर आपका इनपुट है तो आउटपुट भी आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप इनपुट में अल्फ़ा मीन्स इनपुट को अगर स्केल भी करते हैं और दो इनपुट का सम करते हैं इनपुट को, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, सेम, मीन्स सेम फैक्टर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और सम का मीन्स x1 प्लस x2 है तो y1 प्लस y2 होना चाहिए आउटपुट में। सो इट विल बी अल्फ़ा 1 y1 प्लस अल्फ़ा 2 y2। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये जो है मीन्स जो भी पैरामीटर्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, एंड देन वी कैन से कि दैट एलिमेंट इज एन लीनियर एलिमेंट। मीन्स लीनियर एलिमेंट कब होगा, जब भी वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी सेटिस्फाई करे, समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये कैपेसिटेंस के बारे में देख रहे हैं, कैपेसिटेंस है कि नहीं, कैपेसिटेंस वो भी आइडियल कैपेसिटेंस। सो लीनियरिटी, मान लीजिए आपको इनपुट, मान लीजिए इनपुट क्या है, वोल्टेज, इनपुट इक्वल टू वोल्टेज, ठीक है। तो आप मान लीजिए इनपुट में क्या माने हैं, लेट द इनपुट, मान लीजिए सिंपल V1 मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक ही इनपुट, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, टू इनपुट एज्यूम करेंगे। क्या इनपुट करेंगे, टू एज्यूम, क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2। ये मान लीजिए मैंने एज्यूम किया है इनपुट, और इनपुट में देखिए अल्फ़ा 1 इंटू V1, मतलब अल्फ़ा 1 क्या है, स्केल फैक्टर है, मीन्स जो भी इनपुट है V1 उसको हम लोग स्केल्ड किए हैं, चेंज किए हैं, ठीक है, ये इनपुट हो गया। अब देखिए I इक्वल टू क्या होता है, ये मान लीजिए आउटपुट, करंट क्या है, आउटपुट मान लीजिए वोल्टेज, इन वोल्टेज आप दीजिएगा तो करंट फ्लो होगा कैपेसिटेंस में, तो करंट क्या हो गया आपको, आउटपुट। तो I इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, I इक्वल टू सी dV/dt होता है, प्रोवाइडेड जो भी इनिशियल कंडीशन वो आपको जीरो है, क्योंकि वो आइडियल सर्किट में होता ही है, C dV/dt। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट differentiate this one, so C into d/dt differentiation alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, so this will be equal to alpha 1 C dV1/dt plus alpha 2 C dV2/dt, समझ में आया। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इक्वल टू अल्फ़ा 1 I1, क्योंकि ये जो पोर्शन है C इंटू V dV/dt ये क्या होगा, I होगा, क्योंकि I इक्वल टू C dV/dt है, तो I1 तो V1, समझ गए, तो सिंपल है ये, और ये हो जाएगा आपको I2। सो अल्फ़ा 1 I1 प्लस अल्फ़ा 2 I2। सो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया है अगर उसको आपको स्केल किए हैं इस फॉर्म में,
तो आउटपुट आपका इस फॉर्म में आया। मीन्स दिस सेटिस्फाई आवर ये वाला इक्वेशन जो फंक्शन वाला ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस द कैपेसिटेंस follows the principle of superposition and homogeneity, and therefore we can say that capacitance is a linear element। अब देखिए ये तो कैपेसिटेंस के हुआ, रेजिस्टेंस के रेजिस्टर के लिए बताइए क्या होगा। रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट मान लीजिए V इक्वल टू आई आर, तो आई आर है ना, तो आप इसमें इनपुट मान लो आप करंट, इनपुट मान लो करंट, मीन्स करंट फ्लो हुआ तो वोल्टेज आपका आउटपुट आया। सो मान लीजिए करंट क्या हो गया, इनपुट। तो इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे अल्फ़ा 1 I1 प्लस अल्फ़ा 2 I2, इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या होगा रेजिस्टेंस का, आउटपुट हो गया आपको V इक्वल टू R इंटू आई। सो आउटपुट क्या लिखेंगे हम लोग, आउटपुट को हम लोग लिखेंगे R इंटू इनपुट, R इंटू इनपुट। इनपुट क्या है हमारा I, इसको मान लीजिए I, इनपुट हमारा हो गया ये वाला। तो इनपुट को पुट कीजिए अल्फ़ा 1 I1 प्लस अल्फ़ा 2 I2, और ये क्या हो जाएगा R अल्फ़ा 1 I1 प्लस R अल्फ़ा 2 इंटू I2। देयरफॉर आउटपुट अगेन वी कैन राइट आउटपुट इक्वल टू R तो है ही, आपको R है ही, और ये R इंटू I1 क्या होगा आपको, R इंटू I1 V1, R इंटू I1 V1 अल्फ़ा 2 प्लस V2। सो दिस इज़ योर आउटपुट, और ये इनपुट हो गया। तो अब देखिए ये अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमारा फंक्शन वाला जो इक्वेशन है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन के लिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो रेजिस्टर इज आल्सो लीनियर एलिमेंट। सिंपल, समझ में आया ना क्या हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नाउ वी विल सी एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो गया आइडियल, और कैपेसिटर क्या हो गया प्रैक्टिकल एलिमेंट। तो एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस में जो है एनर्जी स्टोर कितना होता है वो हम लोग देखेंगे। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। नाउ अब देखिए कैपेसिटर हो गया इस टाइप से था, याद है ना, कैपेसिटेंस हो गया, ये करंट हो गया, और इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज भी हो गया। सो पावर क्या है, पावर फेड इनटू कैपेसिटी। फेड मीन्स कैपेसिटेंस को कितना पावर दिया गया, ठीक है, पावर फेड इनटू कैपेसिटेंस, पावर फेड इनटू कैपेसिटेंस क्या था। एक्चुअली पावर का भी दो टाइप का होता है, एक रियल पावर होता है, एक अपरेंट पावर होता है, और एक रिएक्टिव पावर होता है। तीन होता है क्या, रियल, एक्टिव एंड अपरेंट पावर, ठीक है। जो रियल पावर होता है वो जो डिसिपेट होता है रजिस्टर में ही होता है। इंडक्टर में रियल पावर होता ही नहीं है, कैपेसिटर में भी नहीं होता है, सिर्फ रजिस्टर में रियल पावर होता है। रिएक्टिव पावर रजिस्टर में नहीं होगा, रिएक्टिव पावर इंडक्टर में भी होता है, कैपेसिटेंस में होता है। ये पावर वाला जो टॉपिक है ये हम लोग देखेंगे सेकेंड मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर फेड इनटू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या होता है पी इक्वल टू वी इंटू आई। ये जो स्मॉल पी है ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, मिड इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये करंट भी इंस्टेंटेनियस है सब। तो अब यहाँ से पुट कीजिए V इंटू आई है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का करंट, I इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, आई इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर। सो और हम लोग ने ये एज्यूम किया है क्या, इनिशियल कंडीशन जीरो, मीन्स एज्यूम इनिशियली कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर, मीन्स वोल्टेज जो इनिशियल होगा वो जीरो होगा,
एट टाइम इक्वल टू 0 पे, ठीक है। द स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगा, दी स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी मीन्स कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होगा वो क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर सके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू सी इंटीग्रेशन, सी को बाहर क्यों निकाले, क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू वी बाई डी टी इंटू डी टी। सो दिस विल बी इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वी इंटू डी वी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखिए टी टी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, डी वी। सो व्हेन टी टेंस टू 0 हमारा वोल्टेज क्या हो रहा, टी टेंस टू 0 तो वोल्टेज हमारा 0 हो रहा है। अगर टी टेंस टू टी हो रहा है टाइम तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी, एज्यूम है, एजम्पशन है ये। सो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है एंड डेफिनेट मीन्स इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस वन, सी इंटू वी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वी का क्या इंटीग्रेशन होता है, वी स्क्वायर बाई 2। सो हमारा डब्ल्यू सी क्या हो गया, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सो दिस मच योर जूल, इतना जूल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस इज अ फंक्शन ऑफ instantaneous voltage magnitude and is independent of the history of how this voltage is achieved। अब ये तो पाथ पे डिपेंडेंट है नहीं एनर्जी, ये क्या किस पे है, ये सिर्फ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर है, डिपेंडेंट कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है। As the voltage is reduced to 0, all the energy stored in the capacitor is returned to the circuit in which the capacitor is connected। अब देखिए ये कैपेसिटर है ना, ठीक है, इसके यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो, तो ये क्या होगा, चार्ज होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्जिंग शुरू होगा, चार्ज होते मान लीजिए जितना टोटल एनर्जी होना चाहिए उतना एनर्जी पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, इतना एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब मान लीजिए जैसे ही स्टोर्ड होगा एनर्जी तब फिर ये क्या करेगा, ये एनर्जी वापस सर्किट को देना शुरू कर देगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी और फिर सप्लाई करने लगता है, ठीक है। जब इसका फुल एनर्जी हो जाएगा तो वो क्या करने लगता है, बाद में सप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बैटरी को भी देखो, बैटरी में क्या है कि एनर्जी आप लगाओ तो उसको यदि पूरा स्टोर्ड हो गया, उसके बाद कुछ समय के बाद वो एनर्जी अगर आप कुछ कनेक्ट करोगे उसके अक्रॉस तो वो एनर्जी सप्लाई भी करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैपेसिटेंस, समझ में आया। और कैपेसिटेंस का ये क्या था, कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी, ये पता है ना आपको। ए हो गया एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ इप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ई आर हो गया आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ए हो गया एरिया ऑफ पैरेलल ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट और डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ एक क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। मान लीजिए कैपेसिटेंस इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अप्लाई आ 50 मिली एम्पियर रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन 4.4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो क्या करोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना, पहले चार्ज निकालो, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट होता है आई डी टी। सो और रेक्टेंगुलर पल्स का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से पल्स हो गया, ठीक है। इसका टाइम हो गया 0.4 मिली सेकेंड हो गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया
50 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये क्या चीज़ का है, आई का, ठीक है। तो अब जब दोगे तो इंटीग्रेट करोगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है ये, तो सी क्या हो गया, ये 50 मिली सेकेंड। सो करंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया, इतना समय के लिए क्या हो गया, 0.4 के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 0.4। सो ये हो जाएगा आई इंटू टाइम। सो आई इंटू टाइम, करंट कितना हो गया आपको 50 मिली एम्पियर इंटू करंट टाइम कितना हो गया 0.4 मिली सेकेंड। सो ये कितना हो जाएगा, 10 पंचों के 20, सो 20 माइक्रो चार्ज है कूलम, CO 20 माइक्रो कूलम हो गया चार्ज। कैपेसिटर में कितना जाएगा चार्ज, 20 माइक्रो कूलम। ना वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू Q/C होता है, तो Q हो गया आपको 20 माइक्रो बाय कैपेसिटेंस हो गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 माइक्रो कूल अथी ये फैराड। सो यूनिट विल बी 2 वोल्ट। समझ में आया। ये सब जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम 0 से 0.4 मिली सेकेंड के लिए ही, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ ऑफ CV² होता है। सो इसमें पुट करेंगे तो हम लोग वैल्यू कितना होगा, 20 माइक्रो जूल। M मतलब माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ जूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैपेसिटेंस एंड ये एक न्यूमेरिकल देख लिया। सो कैपेसिटेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, करंट इन अ कैपेसिटर। और एक बात और है, कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है, क्या करता है, लीड। करंट लीड्स, ये अभी तत्काल के लिए आप देख लो, कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज इन कैपेसिटर। अप्लाइड वोल्टेज इन, ये किसके बात है, कैपेसिटर के बात है। इंडक्टर में क्या होगा, करंट लैग करेगा, लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड करता है। किसको लीड करता है, वोल्टेज को। मीन्स करंट लीड का मतलब हो गया, करंट अगर मान लीजिए ये वोल्टेज है तो करंट लीड करेगा इधर में। सो ये हो जाएगा आपका करंट, मीन्स करंट आगे रहेगा, लीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन बाय द कैपेसिटर ऑसिलेट एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन बाय, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करें, ये रियल पावर या एवरेज पावर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन बाय आ कैपेसिटर oscillates at twice the frequency of applied voltage। जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी पे ऑसिलेट करेगा। क्या, इंस्टेंटेनियस पावर बोल रहे हैं। रियल और एवरेज पावर के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ इंस्टेंटेनियस। एवरेज पावर देखिए अब आ गया, एवरेज पावर ड्रॉन मीन्स जो कैपेसिटर लेता है पावर, एवरेज पावर कैपेसिटर इज क्या है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द एनर्जी oscillates back and forth between the capacitor and the voltage source। मीन्स एनर्जी क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। मीन्स कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा, फिर कुछ समय के बाद वो चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज मीन्स पावर को डिलीवर कर देगा, किसको, सोर्स को, ठीक है। तो ये ऑसिलेट करता है, कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स के बीच में ऑसिलेट होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए,
कैपेसिटेंस वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। कैपेसिटेंस वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। और बोल सकते हो कैपेसिटर के वोल्टेज कभी कभी हम लोग एज्यूम करते हैं क्या, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को। सो कैपेसिटेंस वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर सकें। और कैपेसिटेंस का बिहेवियर कब होगा, t इक्वल टू 0 पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ये बिहेवियर है कैपेसिटर का, ठीक है। t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब स्टडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटेंस। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट आइडियल circuit element, that is the inductance. So our third ideal element is inductance. Inductance के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक। Now what is inductance? So first of all we will see what is inductance. So inductance, it is a two terminal storage element in which the energy is stored in the magnetic field. Very important, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन करता है स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज अबाउट योर इंडक्टेंस। व्हाट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इंडक्टर का, वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक कॉइल की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल से इंडिकेट करते हैं इंडक्टेंस को, एल। और मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है आई, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी, ठीक है। सो ये हो गया आपको इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस का क्या होता है, करंट लैग करता है, मीन्स जैसे ये अगर वोल्टेज है तो करंट किधर होगा, लैग करेगा इधर, मीन्स ये पीछे रहेगा। करंट क्या कर रहा है, करंट पीछे है वोल्टेज के, लैग करेगा, समझे। और एक बात एनर्जी स्टोरेज के बारे में देखेंगे वो सब। और इसके बारे में क्या है इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस का जो एल है इसका वैल्यू जो होता है इसका वो यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। क्या होता है, हेनरी, जिसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय द टाइम वेरिंग करंट थ्रू द इंडक्टेंस रिएक्ट टू इंड्यूस अ वोल्टेज इन इट टू अपोज द चेंज ऑफ करंट। अब देखिए ये एक कॉइल है, इसमें अगर करंट फ्लो होगा, करंट अगर मान लीजिए फ्लो हो रहा तो क्या होगा कि इंडक्टेंस में क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ से, जब भी कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, वो वोल्टेज इंड्यूस करता है। लेकिन लेंज लॉ से अगर देखोगे कॉइल में कि जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज इसमें इंड्यूस होगा वो किसको अपोज करेगा, सोर्स को। मीन्स जो मान लीजिए ये करंट क्या हो रहा है, इस करंट के कारण ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, जब ये इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज तो ये अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, जो करंट इसको इंड्यूस किया है, दैट इज़ करंट को ही ये अपोज करेगा। इसलिए इसका पोलैरिटी जो मार्किंग है वो इस तरह से करना होगा, ठीक है। मीन्स इस तरह से करना होगा, जो सोर्स जो इसको सप्लाई करेगा एनर्जी या फिर करंट, उसको अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंडक्टर के बारे में, समझे। पोलैरिटी समझ में आया ना, पोलैरिटी इसलिए उसका मार्किंग पोलैरिटी उसी टाइप से करेंगे, ठीक है। ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे इनकमिंग सेक्शन। ये बताइए ये कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है, फैन में होता है कैपेसिटर, कंडेंसर भी बोलते हैं कैपेसिटर को। बहुत सारा एप्लीकेशन है कैपेसिटर का, बैटरी की तरह भी यूज करते हैं कहीं कहीं पर कैपेसिटर को। और ये रेजिस्टर का तो यूज हर जगह होता है। और ये ये रेजिस्टर का हीटर जो होता है वाटर गर्म करने के लिए, इमर्सन रॉड जिसको बोलते हैं, वो भी क्या चीज़ का होता है, वो भी रेजिस्टर ही होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण से हीट
जनरेट होता है और जिसके कारण से पानी हमारा गर्म होता है। इंडक्टर का एप्लीकेशन हो गया ट्रांसफार्मर में हो गया, जो भी कॉइल है, जहाँ जहाँ कॉइल होगा वो सब क्या हो गया ट्रांसफार्मर में होगा, समझे। तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कॉइल का यूज होगा, समझे। अब हम लोग देखेंगे इंडक्टेंस में वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप। सो नाउ वी विल सी द और इसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, आपको पोलैरिटी जो मार्क कर रहे हैं वो किस पोलैरिटी पे होगा, ये पोलैरिटी जो है लेंज लॉ के अनुसार होता है, ठीक है। और रेजिस्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, सिंपली वोल्टेज ड्रॉप होता है, मीन्स जिधर से करंट इन करेगा उसको प्लस मार्क करेंगे और जिधर से लीव करेगा वो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। नाउ वी आई रिलेशनशिप, नाउ इंडक्टेंस का क्या देखेंगे हम लोग, वी आई रिलेशन ऑफ एन इंडक्टेंस, वी आई रिलेशन ऑफ एन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का हम लोग वी आई रिलेशनशिप क्या होता है, वी इक्वल टू होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये सिंपल हो गया, मीन्स वी जो होगा इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द करंट एंड मल्टीप्लाइड विद द एल, एल मीन्स इंडक्टेंस, एल का हो गया हेनरी, यूनिट क्या हो गया एल का, हेनरी जिसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक है, आपको यह पता होना चाहिए। और दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज करंट इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t v dt प्लस I ऑफ जीरो, I ऑफ जीरो मीन्स क्या हो गया, करंट थ्रू द इंडक्टर एट टाइम, जब आपका टाइम क्या है 0 है, ठीक है। सो I0 क्या हो गया, इंडक्टेंस करंट एट इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन, जैसे हम लोग ने कैपेसिटेंस में देखा है उसी तरह से इनिशियल कंडीशन होता है। लेकिन ये क्या है, करंट थ्रू इंडक्टेंस एट टी इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल करंट इन इंडक्टर, I0 से हम लोग इंडिकेट करते हैं। जब भी ये इनिशियल कंडीशन आ जाएगा तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। लीनियरिटी बनाने के लिए या फिर आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, I0 इक्वल टू 0 होगा। जब I0 इक्वल टू 0 होगा तो करंट क्या होगा, करंट थ्रू द इंडक्टर I 1/L 0 से T V N dt हो जाएगा। सो दिस इज़ योर करंट थ्रू द इंडक्टर, समझ में आया ना। और ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका लीनियर हो जाएगा, वो हम लोग चेक करेंगे कैसे लीनियर होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो भी इंटीग्रेटर होता है या फिर डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या होगा, लीनियर कब होगा, या तो प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड हो या फिर डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो। सो और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इंडक्टर का, द करंट थ्रू एन इंडक्टेंस, करंट थ्रू एन इंडक्टेंस cannot change instantly compared with the capacitance voltage। जैसे कैपेसिटेंस वोल्टेज में चेंज नहीं होता है वैसे ही यहाँ पर करंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। एज इट वुड रिक्वायर इन्फिनाइट वोल्टेज। सो टी टेंस टू क्या हो गया, जब भी आपका 0 होगा तो v टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो कैसे हुआ, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हुआ। मान लीजिए t इक्वल टू 0 हो गया, t इक्वल टू 0 तो क्या होगा 1/0 इन्फिनाइट, सो वोल्टेज विल बी इन्फिनाइट। सो दिस इज़, ये तो छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका सिंपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब लीनियरिटी हम लोग को चेक करना है। लीनियरिटी के लिए जो सेम पोजीशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन मस्ट सेटिस्फाई। फॉर दैट एक ही इक्वेशन हम लोग को सेटिस्फाई करना है, मीन्स इनपुट क्या लेंगे हम लोग इसमें। आप पहले तो लीनियरिटी कर रहे हैं तो आपको एज्यूम करना है इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0 करना है, ठीक।
ठीक है, इनिशियल कंडीशन एज्यूम कर लेंगे। नाउ मान लीजिए इनपुट आप मान लीजिए वोल्टेज को, तो इसको मान लीजिए क्या करेंगे हम लोग एज्यूम अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 कर देंगे एज्यूम इनपुट। अब आउटपुट हम लोग का क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा इस टाइप से आना चाहिए। आउटपुट यदि आई है तो अल्फ़ा 1 I1 प्लस अल्फ़ा 2 I2 आना चाहिए। ये हमारा अगर इस तरह से आउटपुट आ गया तो समझ जाएंगे क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा फंक्शन वाला जो इक्वेशन मैंने लिखवाया है, एफ ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 y1 प्लस अल्फ़ा 2 y2, वो सेटिस्फाई हो गया उस फॉर्म में, तो समझ जाइए वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करता है एंड हेंस दैट वन इज़ द लीनियर। सो अब देखिए, अब इनपुट हो गया, अब आउटपुट का क्या है हम लोग का, अगर करंट, अगर वोल्टेज इनपुट लिए तो करंट क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। तो सो करंट इक्वल टू एल इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेट कहाँ से होगा 0 से t, सो इट विल बी इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, ये वाला पुट कीजिए, अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा बाहर। सो अल्फ़ा 1 बाय एल इंटीग्रेशन वही 0 से t v1 dt प्लस अल्फ़ा 2 बाय एल 0 से t v2 dt। अब देखिए ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये डिवाइड बाय एल, सॉरी एक और था एल, सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट योर I1 एंड दिस पोर्शन इज I2, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या लिखते हैं इंडक्टर में 1 बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो वही तो है v इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सो what we can write I equal to alpha 1 I1 plus alpha 2 I2, hence satisfies, so it is a linear। हो गया सिंपल है, simply we can derive the linearity of a inductance। So now we will move for the energy storage in inductance, energy storage in inductance। इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोरेज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पावर फेड, अगेन वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं पावर फेड टू इंडक्टेंस। पावर फेड टू इंडक्टेंस क्या होगा, पावर फेड टू इंडक्टेंस स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। सो वोल्टेज इंटू करंट, तो क्या लिखेंगे बताइए, v इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी इंटू आई। सो एजम्पन हम लोग ले लेंगे, एज्यूम आई एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन जीरो मानते, मीन्स करंट थ्रू द इंडक्टर इनिशियली कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टेंस में स्टोर एनर्जी क्या होगी आपको, इंटीग्रेशन 0 से t p dt। p मीन्स स्मॉल p, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। तो पावर का वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, कितना होगा 0 से t l I इंटू डी आई बाय डी टी इंटू डी टी। सो दिस विल बी नथिंग बट द l इंटू आई स्क्वायर बाय 2 जूल। ये हो गया आपको स्टोर एनर्जी इन इंडक्टेंस। So store energy in inductance depends upon the instantaneous current, इंस्टेंटेनियस करंट पे डिपेंड करता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द करंट। सो आई स्क्वायर एल इंटू क्या हो गया इंडक्टर में स्टोर हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ये हो गया। मीन्स ये किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और ये करंट के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कैसे फॉर्म हुआ नहीं फॉर्म हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता, ये करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही करंट आपका जीरो हुआ तो आपका एनर्जी स्टोर वो भी क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जीरो होगा, लेकिन एनर्जी स्टोर जीरो होगा, लेकिन वो एनर्जी जाता कहाँ, मान लीजिए एक इंडक्टर है, इंडक्टर इसमें मान लीजिए करंट जा रहा है, तो मान लीजिए इसमें एनर्जी स्टोर हो गया आई एल। अब मान लीजिए एनर्जी यहाँ पर मान लीजिए करंट जीरो हो गया, आई इक्वल टू जीरो, तो ये इंडक्टर का करंट तो जीरो होगा नहीं क्योंकि डिसिपेट तो होता नहीं है, तो ये क्या कर देगा, डिसिपेट मतलब क्या होगा, हीट में डिसिपेशन तो होता नहीं, जैसे रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा करंट जो है ना
एनर्जी जो है ना ये बैक कर देगा, वापस कर देगा, एनर्जी लेगा फिर बैक कर देगा, मीन्स ऑसिलेट करते रहेगा एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये तो इंडक्टेंस के बारे में था। इंडक्टर क्या होता है? अ प्रैक्टिकल, सेम डेफिनेशन एज अ कैपेसिटर। अ प्रैक्टिकल inductance, a practical inductance is called an inductor, It is a coil wound on a magnetic core maybe an air core for small values of inductance. सो प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या है? ये क्या, मान लीजिए एक कोर होता है, कोर मीन्स एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कोर के फॉर्म में बोलते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है कि एक लपटा होता है। क्या लपटा होता है? ये कॉइल, कुछ इस तरह से कॉइल लपटा रहता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से हो तो वो क्या हो जाएगा आपको? इंडक्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टर। सो इंडक्टर क्या हो गया? इंडक्टेंस, प्रैक्टिकल इंडक्टेंस हो गया, सिंपली याद रखिए, ठीक है। मैग्नेटिक कोर इंडक्टर हैज अ कांस्टेंट इंडक्टेंस ओनली इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ करंट, एज अ हाई करंट द कोर सैचुरेट एंड द इंडक्टेंस रिड्यूस, दिस मीन्स दैट इन द रेंज ऑफ करंट। ये जो करंट जो होता है ना, यदि हाई करंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जो इंडक्टेंस जो वैल्यू होगा वो कभी कभी सैचुरेट कर जाता है, वो लीनियरली वेरी नहीं करता है करंट के साथ, कभी कभी क्या होता है? सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन का केस देखेंगे बाद में हम लोग। जैसे आप रजिस्टर का ही देखिए, रजिस्टर भी है और ये करंट, तो रजिस्टर का भी क्या होता है? इस तरह से होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? रजिस्टर वो जो है ना इस टाइप से सैचुरेट हो जाता है, मीन्स कॉन्स्टेंट हो जाता है वोल्टेज, समझे। तो ये हो गया रजिस्टर के अक्रॉस का रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? करंट की तरह इंडक्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट, करंट क्या होगा? करंट इंडक्टर में लैग करेगा। लैग किसको करेगा? वोल्टेज को लैग करता है, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, कभी चेंज नहीं होता है इंडक्टर में, ये तो देख ही चुके हैं। टी इक्वल टू 0 होगा तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? टी इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट, एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ तो करंट कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंडक्टर है तो ये इस तरह से हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट है तो वो शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। एवरेज पावर क्या होगा इसमें? एवरेज पावर ड्रॉन बाय इंडक्टर इज, एवरेज पावर ड्रॉन बाय इंडक्टर इज क्या होगा? 0 होता है। इंडक्टर से एवरेज पावर कैपेसिटर में भी सेम होता है, समझ गए ना ये बात? ठीक है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कंसीडर that an inductance of 1 Henry is excited with current waveform जो कि मैं अभी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। करंट वेवफॉर्म, फाइंड वेवफॉर्म किसका निकालना? फॉर वोल्टेज, पावर एंड W मीन्स एनर्जी
का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट का वेव फॉर्म क्या है, कैसा है, अभी हम दिखाते हैं। कुछ इस तरह से करंट का वेव फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड हो गया, और ये आई ऑफ टी हो गया। ठीक है, ये 4 एम्पियर हो गया। यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर है। ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड मान लीजिए, ये 3 सेकेंड, और ये मान लीजिए 4 सेकेंड है। एग्जाम्पल के लिए ये इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मान लीजिए ये इंडक्टर है, और इसमें करंट ये वाला जो वेव फॉर्म है ये पास हो रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी निकल जाएगा। ठीक है, फाइंड वेव फॉर्म। एंड पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होगा, और उसके बाद एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। समझे, समझे, ये वाला हो गया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सो ना अभी हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। तो वोल्टेज क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। इंडक्टर का वैल्यू कितना है, 1, मीन्स वोल्टेज इक्वल टू एल मीन्स 1 हो गया, इंटू डी आई बाई डी टी मीन्स सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि सिंपली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएशन, अब देखिए ये जो है ये क्या एक मीन्स लीनियर है। लीनियर है मतलब क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं इसके लिए। लीनियर का कर्व जैसे पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आई को अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो टी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मीन्स कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल है एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो क्या देता है, कांस्टेंट देता है। सो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सिंपली। समझे, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट का ग्राफ है। ये क्या है, कांस्टेंट का ग्राफ है। कितना है कांस्टेंट, इस रीजन में आई इक्वल टू कितना है, 4 है, और यहाँ पर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, और यहाँ पर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी है, लेकिन प्लस मीन्स सिर्फ इतना दूर के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस टी हो गया, प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, कुछ अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 4 क्या, 4 तो कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए ये जो है यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 0 इस तरह से 0 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर टी आया, टी को इसको क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट, सो माइनस कांस्टेंट ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 से 4 तक जा रहा है तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो सिंपल हो गया ये वोल्टेज का ग्राफ। अब नाउ अब नेक्स्ट हम लोग को क्या डॉट करना था, पावर। नेक्स्ट हम लोग को पावर क्या होता है, ये आपका वोल्टेज निकल गया, ये करंट तो दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई। सो V इंटू आई, ये क्या है, 4 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे कितना है, 4 है, ये पॉइंट कितना है, 4, और ये पॉइंट 4, तो 4 इंटू 4 16। और ये ग्राफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इंटू कॉन्स्टेंट कीजिए तो टी ही का शेप आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस वन। ये कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट। समझ में आया। अब 0, इसमें देखिए 0 इंटू कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से वो क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, -4 इंटू टी करोगे तो क्या होगा, -4t, तो इसलिए ग्राफ क्या होगा, यहाँ से ये इस तरह से रिड्यूस होगा। समझे। अब ये पॉइंट कितना है आपका 4, और ये पॉइंट कितना है आपका 4, तो 4 इंटू 4 16, लेकिन ये -4 है तो सो -16, और ये तो पॉइंट 0 ही होगा। समझे। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ, दिस इज़ द ग्राफ फॉर द पावर का यूनिट वाट, मीन्स 16 वाट। यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर 4
एम्पियर। समझे, ये तो ग्राफ हो गया इसका पावर का। अब हम लोग एनर्जी देखेंगे। एनर्जी का क्या होता है ग्राफ, एनर्जी का क्या होगा, सिंपल है एनर्जी, एनर्जी इज ए मल्टीप्लाई हाफ है, उसके बाद एल है, एल तो 1 हो गया, इंटू आई स्क्वायर मीन्स करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर मीन्स जो हमारा करंट का स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पर टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पैराबोलिक शेप हो जाएगा। और यदि कांस्टेंट है 4 तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हाफ है, सो हाफ इंटू 16 कितना होगा, 8 हो जाएगा। सो इसके बीच में ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा ये पैराबोलिक शेप हो जाएगा कुछ इस टाइप से, यहाँ भी रिड्यूसिंग पैराबोलिक हो जाएगा, सिंपल है मल्टीप्लाइड करने से। सो दिस इज़ योर एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर, एनर्जी का यूनिट जूल। समझ में आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, 8 ही है। समझ में आया ना। चलिए, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कीजिए अपने से। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर आइडियल सर्क्यूट एलिमेंट। आइडियल सर्क्यूट एलिमेंट का वो क्या था, बारे में था। अब नाउ हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे, सेकेंड टॉपिक दैट इज़ सोर्सेस, सोर्स के बारे में देखेंगे। 2 टाइप ऑफ सोर्स देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। सोर्स का मतलब क्या हो गया, सोर्स मतलब क्या, जो पावर सप्लाई करता है वो सोर्स हुआ, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, पावर सोर्स। उसमें अब देखेंगे, ठीक है। तो सोर्स मान लीजिए 2 टाइप का हो गया, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। एंड इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है। और सोर्स का क्या है कि सोर्स का वोल्टेज सोर्स है मान लीजिए, तो उसका क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जब आइडियल कंसीडर करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वो 0 करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस 0। ये सब क्लास 12 का है फिजिक्स, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकें, डाउट है तो आप दे सकते हो सेल एंड ईएमएफ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है इंडिपेंडेंस। एन आइडियल इंडिपेंडेंट voltage, an ideal independent voltage source is independent of the current। देखिए यहाँ पर इसको आप जनरलाइज में लिख सकते हैं हम, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। समझ रहे ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में हो गया। करंट सोर्स के बारे में आप भाई लिख सकते हो, करंट सोर्स लिख दोगे तो यहाँ पर वोल्टेज के बारे में। आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, इसका मतलब क्या हो गया, इफ करंट फ्लोज आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल तो उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरिंग पावर। मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, इस तरह से वोल्टेज सोर्स Vs प्लस माइनस है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। अगर इस तरह से होगा, करंट आ गया, अगर प्लस टर्मिनल में करंट आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, सिंक हो गया, सिंक या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब मीन्स वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गया ये, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द करंट कितना भी वेरी कर रहा है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये वोल्टेज क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझ गए। तो इन प्रैक्टिकल सोर्स टर्मिनल वोल्टेज, इसका जो प्रैक्टिकल सोर्स, और ये तो आइडियल सोर्स के लिए, अगर प्रैक्टिकल सोर्स होगा तो वो क्या होगा,
प्रैक्टिकल सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज इज करंट डिपेंडेंट। प्रैक्टिकल सोर्स क्या होगा, उस पर तो करंट पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल है तो उसमें कुछ लॉस होता है रेजिस्टर में, इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो ये हो गया आइडियल सोर्स, ठीक है। आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स। सो एन आइडियल, मैं ये भी लिख मीन्स बता देता हूँ कि आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज ideal independent an ideal independent current source can supply or receive a specified current independent of its वोल्टेज पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग एक तो ये VS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये प्लस माइनस पोलैरिटी से, या फिर इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वोल्टेज सोर्स हुआ, ये कौन सा हुआ, DC, क्योंकि ये DC वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। AC वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, वो तो प्लस माइनस चेंज होते रहेगा पोलैरिटी। तो ये हो गया आपको DC, और AC के लिए हम लोग इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपको AC, पोलैरिटी मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि AC का पोलैरिटी क्या होता है, एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस, एक बार माइनस होगा तो प्लस। सो ये हो गया AC, और ये हो गया DC, ये हो गया VS प्लस, ये हो गया VS, ठीक है। और आइडियल करंट सोर्स का कैसा होता है पोलैरिटी, करंट सोर्स का पोलैरिटी कुछ, पोलैरिटी मीन्स सिंबल कैसा होता है, वो इस तरह से करंट का सिंबल होता है, ठीक है, I/T, इस तरह से करंट का सिंबल देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन एब्जॉर्ब, और कैपेसिटर और इंडक्टर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सप्लाई भी करता है पावर, दोनों काम करता है इंडक्टर, क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है और बाद में डिलीवर करता है। देयर बाय स्टोर और गिव अवे स्टोर एनर्जी टू द सर्किट टू विच इफ द एलिमेंट, अगर रजिस्टर हुआ तो वो क्या करेगा, रजिस्टर वो एब्जॉर्ब करेगा पावर, सिर्फ क्या सप्लाई करता है, नहीं, सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है पावर और डिसिपेट कर देता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव रेजिस्टर हो गया। और निगेटिव रेजिस्टेंस होगा तो निगेटिव रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, वो एग्जिबिट निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ वी विल मूव फॉर द डिपेंडेंट सोर्स। अगेन वी विल कंसिडर आइडियल केस, ठीक है। तो डिपेंडेंट के लिए क्या है, द वोल्टेज और करंट ऑफ a डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स इज डिटरमाइंड by voltage or current at another point in the circuit. सो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा, आइडियल, द वोल्टेज और करंट ऑफ अ डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स इज डिटरमाइंड बाय और डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज और करंट एट अनदर पॉइंट, समझे, और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक सर्किट है, ठीक है, उसमें जो वोल्टेज होगा, देखिए एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपने V1, ठीक है, और इधर में आपने
डिपेंडेंट सोर्स का इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, ये याद ध्यान में रखना है। प्लस माइनस लिख दिए तो ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ए इंटू V1 लिख दिए, ठीक है। ये नोड ए हो गया, ये बी हो गया, एक सर्किट तो इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया, एक ही का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको वोल्टेज। अब देखिए ये यहाँ का जो वोल्टेज है ये डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए इंटू V1, और V1 क्या है, यहाँ का वोल्टेज है, इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। तो ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज। सो ये क्या हो गया आपको, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एक एग्जांपल ये हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं दे रहा हूँ, देखिए। ये मान लीजिए आपको करंट सोर्स है ए इंटू I1, ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट है I1, और ये टर्मिनल हो गया ए एंड बी। तो अब ये आप बताइए ये क्या है, ये तो डायरेक्शन देखिए करंट का है, मीन्स ये करंट सोर्स है, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, ए इंटू I1। I1 क्या है, यहाँ का करंट है, मीन्स ये डिपेंड कर रहा है दूसरे चीज़ पे, दूसरे पैरामीटर पे, I1 पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये क्या पैरामीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो ये सोर्स क्या है, करंट सोर्स, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है, करंट पे। सो इट इज़ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया ये। नेक्स्ट सर्किट देखिए आप, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कुछ इस तरह से सिंबल है, और इसको मान लीजिए इस तरह से लिख दिया G इंटू V1 है, और यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V1, ए और बी का टर्मिनल है। तो ये बताइए ये क्या है, ये कौन सा सोर्स होगा बताइए। ये डायरेक्शन से ही पता चले ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, V1 पे डिपेंड कर रहा है। सो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंट है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा ये, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका, क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये करंट मान लीजिए I1, और इधर मान लीजिए आपने कुछ इस टाइप से दे दिया। तो ये जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया, मान लीजिए R इंटू I1, ठीक है। वो इस तरह से सर्किट है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको करंट डिपेंडेंट, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, दूसरे करंट पे। सो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज वोल्टेज सोर्स, सो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफ्रेंशिएट, इंडिपेंडेंट क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट, अगर मान लीजिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उस पर करंट पे वो डिपेंड कभी नहीं करेगा, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब है ही नहीं। सो डीसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस सिंबल है, और कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भी प्लस माइनस। तो ये क्या हो गया, डीसी हो गया। एसी में, एसी मतलब क्या होगा, अल्टरनेट। तो एसी हो सकता है साइनोसॉइडल भी हो सकता है, या फिर नॉन साइनोसॉइडल भी हो सकता है। साइनोसॉइडल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एसी, और साइनोसॉइडल टाइप एसी वोल्टेज सोर्स। एसी मतलब क्या होगा, अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, कुछ इस तरह से, साइनोसॉइडल का वेव फॉर्म, एग्जांपल VM साइन ओमेगा टी, या फिर VM कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, तो वो साइनोसॉइडल के फॉर्म आएगा। नॉन साइनोसॉइडल का मतलब क्या हो गया, नॉन साइनोसॉइडल
टाइप एसी वोल्टेज सोर्स, नॉन साइनोसॉइडल लेकिन एसी होना चाहिए, मीन्स अल्टरनेट होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका भी सिंबल इस तरह से होता है, ये क्या होगा 2 इंटू यू ऑफ टी लिख सकते हैं, और किस तरह से 10 इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू टी लिख सकते हो। ये नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ये यहाँ पर पॉइंट ये करना है कि ये एसी नहीं है। क्यों नहीं है एसी? क्योंकि ये यू ऑफ टी का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यू ऑफ माइनस टी का ग्राफ इस तरह से होता है, तो ये क्या है एसी नहीं है, एक ही पोलैरिटी का है, इसलिए एसी नहीं है। अगर मान लीजिए ये रहता है इस तरह से स्क्वायर पल्स रहता है कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये क्या हो गया एसी हो गया, लेकिन नॉन साइनोसॉइडल हो गया। साइन की तरह नहीं ना, साइन का मतलब क्या होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए, साइन का ग्राफ होना चाहिए इसे, या फिर कोसाइन का ग्राफ, समझे, तो नॉन साइनोसॉइडल हो गया। अब करंट सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट सोर्स को तो सिंपल है, उसका सिंबल ही होता है कुछ इस तरह से, ऐसे होता है, मीन्स बीच में एरो होता है, ये करंट सोर्स का हो गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल है विथ न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग देखेंगे। नंबर 1 देखिए, अब बताइए वोल्टेज सोर्स के अगर मान लीजिए 2 करंट सोर्स आप लगा दिए, क्या लगा दिए, 2 करंट सोर्स लगा दिए। ये क्या है करंट सोर्स का सिंबल, मान लीजिए 5 एम्पियर है, और ये भी आप करंट सोर्स लगा दिए, ये कितना 10 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया आउट टर्मिनल। तो अब बताइए इसमें करंट कितना होगा। अब मान लीजिए ये दोनों क्या है डीसी करंट है, कौन सा करंट है डीसी करंट, एज्यूम कर लीजिए। क्या है एसी करंट में ऐड करने के लिए हम लोग को वेक्टर वो लगाना पड़ता है, मीन्स फेज का भी क्या है फेज, वो सब देखेंगे एसी सर्किट में। ये क्या है डीसी करंट है, तो डीसी करंट में कितना 5 + 10, तो ये करंट कितना होगा टोटल, इधर से 5 जा रहा है इधर से 10 जा रहा है, तो ये 15 एम्पियर करंट हो जाएगा। नंबर 2 सर्किट में देखिए, अगर मान लीजिए 2 वोल्टेज सोर्स हैं इस तरह से, और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा टोटल बताइए। मान लीजिए प्लस माइनस है, इसका मान लीजिए 5 वोल्ट है और इसका मान लीजिए 10 वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सिंबल देखिए प्लस माइनस, यदि इस टाइप का अल्टरनेट सिंबल है तो उसको ऐड कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट नहीं है, अगर मान लीजिए माइनस प्लस होता और प्लस माइनस आता तो उसको माइनस करना था। तो अब देखिए हम लोग भी के इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 5, क्योंकि ये एडिटिव होगा, क्यों अल्टरनेट साइन है, तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है सीरीज में रहने से, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए इधर में माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर मान लीजिए आपने कितना दिया, इधर मान लीजिए 10 दे दिया, इधर में 5 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, मान लीजिए यहाँ का प्लस, तो आप देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो और यहाँ माइनस है, तो माइनस इक्वल टू क्या कर देगा -10, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो मतलब इसमें अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो -5 वोल्ट हो जाएगा। भी का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस -5 वोल्ट। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 क्या है कम्बिनेशन, 4th कम्बिनेशन में कुछ इस तरह से है, एक मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, और एक मान लीजिए आपका करंट सोर्स है 5 एम्पियर। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें जो करंट होगा I0 वो कितना होगा। तो करंट क्या होगा, मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स तो क्या है उसका वोल्टेज फिक्स होता है, करंट का तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि ये करंट सोर्स है, इसका मतलब क्या हो गया इस ब्रांच से जो करंट जाएगा वो कांस्टेंट करंट जाएगा। कितना कांस्टेंट करंट जाएगा, दैट इज 5 एम्पियर, इसलिए ये 5 एम्पियर ही होगा, समझे। और 5th सर्किट कम्बिनेशन क्या होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से 2 करंट सोर्स हैं, वो भी सीरीज में कनेक्टेड है,
इधर मान लीजिए 5 एम्पियर है और इधर मान लीजिए 6 एम्पियर, तो ये करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा बताइए। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल क्यों है बताइए। क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ये बोल रहा है क्या इस ब्रांच में 6 एम्पियर होना चाहिए और बोल रहा है इसमें 5 एम्पियर, लेकिन क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है तो एक ही टाइप का करंट होगा, या तो 5 होगा या 6, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें तो पता था कि वोल्टेज में तो, वोल्टेज सोर्स में तो कितना करंट है वो तो पता नहीं है, ये तो वोल्टेज। लेकिन इस करंट में क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में हमेशा कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर। उससे मतलब नहीं है कि अदर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर करंट सोर्स है तो मतलब फिक्स है कि उसका करंट 5 एम्पियर या 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और सर्किट है, ये 5 नंबर का 6 सर्किट। देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए आपको कनेक्ट कर दिया मैंने। एक हो गया आपको करंट सोर्स ऑफ 10 एम्पियर और एक हो गया आपको वोल्टेज सोर्स ऑफ 5 वोल्ट। तो बताइए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स वो कितना होगा। क्योंकि हमको पता है अगर वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्ट कर दिए तो उसके पैरेलल जितना भी होगा उसका फिक्स वोल्टेज होगा, वो करंट सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। करंट सोर्स का मतलब क्या होगा, इससे करंट, लेकिन इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग को पता नहीं रहता, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग का जो, क्योंकि करंट सोर्स से पैरेलली कनेक्टेड है, सो करंट सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा, समझे। जैसे इस केस में देखिए करंट 2 लगाया करंट, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि करंट सोर्स लगाया है, मतलब करंट ही फ्लो होगा, एक ही करंट फ्लो होगा। और उसके बाद 7th सर्किट में देखिए इस टाइप का अगर दे दे सर्किट, प्लस माइनस, यहाँ का मान लीजिए 5 वोल्ट है और यहाँ का मान लीजिए 10 वोल्ट। अब बताइए यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, भी नॉट पॉसिबल, यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर 2 वोल्टेज सोर्स के पैरेलल लगा दिए तो हमको पता है कि अगर वोल्टेज सोर्स आपने कनेक्ट किया तो इसका मतलब उसका पैरेलल में जो वोल्टेज होगा वो फिक्स होगा। लेकिन क्योंकि ये बोल रहा है कि 5 वोल्ट होना चाहिए, ये बोल रहा है 10 वोल्ट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझ में आ गया ना, ये सब बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू योर सोर्सेस, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। लेक्चर 2 में हम लोग ने आइडियल सर्किट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किए हैं, आर क्या है, एल क्या है, सी है, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, स्कीमेटिक इक्वेशन, वोल्टेज एंड करंट का, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में डिस्कस किया। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, पावर डिलीवर क्या होता है, पावर इनपुट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।